उस बेबी के दो माँ हैं, एक पिता है, यानी कि 3 लोगों का डीएनए उसके अंदर है। आईवीएफ तकनीकी के द्वारा फर्टिलाइजर और एमडीटी इन तीनों की मदद से इसका निर्माण किया गया है और ये जो बच्चा है इसको जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक बीमारी नहीं होगी, यानी कि ला इलाज बीमारी इसको नहीं होगी, यानी कि अगर होगी भी तो उसका इलाज किया जा सकता है। माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु लिए गए थे और जो तीसरी महिला थी उसके 37 जीन्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी और ये जो सुपर बेबी का जन्म हुआ था, आईवीएफ हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, एमडीटी हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। अगर जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं सुपर बेबी के बारे में। ये सुपर बेबी है कौन? तो ये सुपर बेबी है 2 माता और 1 पिता की संतान है। फिर से सुनिएगा, 2 माता और 1 पिता के डीएनए से बनी संतान है जिसका जन्म इंग्लैंड में हो चुका है। क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से इस बच्चे का जन्म हुआ है और इस बच्चे के जन्म से पूरी दुनिया में खुशी की लहर क्यों फैली है और क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया है या प्रकृति में कुछ बदलाव किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे डिटेल में। और किन तकनीकियों के जरिए इस बेबी का यानी कि इस बच्चे का जन्म हुआ है, इस पर भी डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो 2 माँ और 1 पिता से इस बच्चे का जन्म हुआ है तो इसको अदरवाइज में ना लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के तकनीकी जो होती है उसके द्वारा ये बच्चा उत्पन्न किया गया है। होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक बीमारी होती है। आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स बीमारी जो उनके दादा परदादा या उनके पिता से होते रहते हैं और वो बीमारी ऐसी बीमारी होती है जो लाइलाज होती है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इसी बीमारी से निजात पाने के लिए ये तकनीकी टेस्ट की जा रही थी। इससे पहले भी अमेरिका में एक बीमारी के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जा चुका था। खैर, इस सुपर बेबी को दुनिया का पहला सुपर बेबी माना जा रहा है इंग्लैंड में जो हुआ है। तो आइए पहले जानते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो पॉइंट वाली चीज़ें हैं उनको हम पहले जान लेते हैं, जिससे आगे जब हम आपको विस्तार से इस प्रोसेस को समझाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कुछ की पॉइंट्स आप जान लीजिए। नर और मादा में निषेचन कैसे होता है? तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो निषेचन का मतलब होता है मैथुन क्रिया। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में निषेचन कहते हैं या मैथुन कहते हैं, या अन्य चीज़ों में आप इसको सेक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि निषेचन नर और मादा में कैसे होता है। तो निषेचन के समय नर के शुक्राणु मादा के योनि मार्ग से अंडवाहिनी में पहुंचते हैं जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे या युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा विभाजन होने लगता है। इस प्रकार निषेचन क्रिया में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग क्रियाशील होते हैं। एक और पॉइंट हम लेते हैं कि निषेचन कब होता है। तो कुछ मामलों में गर्भाधान 3 मिनट के भीतर हो सकता है, अन्यथा इसमें 5 दिन लगते हैं। अगर अध्ययनों के अनुसार हम बात करेंगे, जो विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भाशय ग्रीवा से फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए शुक्राणु को लगभग 2 से 10 मिनट लगते हैं। यदि एक अंडा होता है तो संभोग के 3 मिनट बाद निषेचन हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे पूरे डिटेल में कि फर्टिलाइजेशन और निषेचन क्या होता है। इसको अभी हमने पीछे जाना, लेकिन और जिन लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी उनके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम इसको करेंगे कि लैंगिक जनन में एक डिंब को कहा जाता है अंडाणु यानी कि एग के साथ एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म। देखिए, महिला का जो डिंब होता है उसे अंडाणु कहते हैं और पुरुष के द्वारा जो होता है स्पर्म उसको शुक्राणु कहा जाता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि महिला के स्पर्म को आप अंडाणु कहते हैं और पुरुष के स्पर्म को शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का जब मिलन होता है यानी कि जब ये गर्भाशय में जाता है और वहाँ पे जब मिलता है तो इसी क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। अच्छा, जाइगोट क्या होता है? तो निषेचित डिंब को ही जाइगोट कहा जाता है, यानी कि जो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं उसी को जाइगोट कहा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। इसका मतलब होता है विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ जिसको कहते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर आम भाषा में, आम बोलचाल में इसकी हम बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी से कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ होता क्या है। अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करेंगे तो जो अभी हमने आपको निषेचन क्रिया बताया, ये एक प्राकृतिक तरीका होता है। प्राकृतिक रूप से गर्भधारण की क्रिया जो होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसी को अगर कृत्रिम रूप से किया जाए, यानी कि होता क्या है कि कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जो गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी बीमारी के चलते या कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के चलते उनमें गर्भधारण यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मदद लेते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो गर्भधारण में विफल दंपत्ति होते हैं उनके लिए गर्भधारण का यह एक सफल माध्यम बन सकता है या इसको माना जाता है। आईवीएफ होता क्या है? तो इसमें महिला के शरीर में होने वाली निषेचन क्रिया या निषेचन प्रक्रिया को बाहर लैब में किया जाता है। मतलब कि जो महिला के अंडे होते हैं और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, इन दोनों को महिला से लिया जाता है और पुरुष से लिया जाता है, और बाकायदे लैब में जो लेबोरेटरी होती है डॉक्टरों की, उसमें ले जाकर इन दोनों को मिलाया जाता है और फिर उसके बाद एक स्वस्थ माँ के गर्भाशय में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे उस बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि माता का अंडाणु पिता का शुक्राणु लेकर एक स्वस्थ गर्भ में, वो शायद माता का भी गर्भ हो सकता है जो दे रही है, उसके गर्भ में इसका क्या किया जाता है? प्रवेश करवाया जाता है, और जिसके फलस्वरूप उसमें बच्चे का विकास होता है। तो इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया कि जो भी नया इसके बारे में जानकारी ले रहा हो तो वो इससे पूरा का पूरा इसको पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानकारी हो सके। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में जो सुपर बेबी का जन्म हुआ है वो क्या है? 2 माँ और एक पिता के डीएनए से, यानी कि 3 लोगों के डीएनए से एक बच्चे का जन्म करवाया गया है। तो इसमें होता क्या है कि आईवीएफ तकनीकी फर्टिलाइजेशन और एमडीटी जेनेटिक बीमारी, जो आनुवंशिक बीमारी होती है, बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का ये दावा है कि ये जो बच्चा है अब इसे कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होगी, जो आनुवंशिक बीमारी होती है इसको नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका इलाज संभव होगा। पहले क्या होता था कि जो आनुवंशिक बीमारियां होती थी तो आनुवंशिक बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पाता है। माता पिता के अलावा एक अन्य शख्स का प्रयोग करके इसमें बच्चे को जन्म करवाया गया है। जैसे माता पिता के जो अंडाणु और शुक्राणु थे, इनमें एक स्वस्थ महिला के स्वस्थ 37 जीन्स, कितने? 37 जीन्स को माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु में मिक्स किया गया और इसको फिर उसके बाद एक स्वस्थ गर्भ में डाल दिया गया। इस तकनीकी में जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, एमडीटी इसे कहा जाता है। ठीक है, निर्माण की बात करेंगे तो स्वस्थ महिला के अंडाणु से टिश्यू का मतलब हो जाता है ऊतक को लेकर आईवीएफ भ्रूण तैयार किया जाता है। आईवीएफ अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने पहले आईवीएफ फर्टिलाइजेशन ये सारी चीज़ें बता दी कि आपको आगे चल के जब मैं इस प्रक्रिया को बताऊंगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्वस्थ महिला के अंडाणु यानी कि एग्स से ऊतक लेकर जो स्वस्थ महिला है उसके अंडाणु में से टिश्यू निकाला जाता है। टिश्यू यानी ऊतक को उसमें से निकाला जाता है और आईवीएफ तकनीकी यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की क्रिया के द्वारा भ्रूण तैयार किया जाता है। भ्रूण को जिस गर्भ में डाला जाता है वह महिला जेनेटिकल बीमारियों से सुरक्षित होती है। यानी कि जो माता थी उसका जो भ्रूण लिया गया था उसको उस महिला के
गर्भाशय में डाला गया जो महिला किसी भी प्रकार की जेनेटिक बीमारी से ग्रसित नहीं थी। बात मेरी समझ में आ रही है कि जो महिला जेनेटिक बीमारी से ग्रसित थी तो उसके भ्रूण को एक ऐसी महिला के गर्भ में डाला गया जो जेनेटिक बीमारी से ग्रसित नहीं थी। फिर उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पहले ये जानिए कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। अच्छा, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो ये बच्चा पैदा हुआ है तो क्या इसमें माता पिता और जो तीसरा एक्स आपका एक महिला थी तो क्या उनका डीएनए जो समान स्थिति में था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो माता पिता जो हैं उनके 99.8% डीएनए इसमें शामिल है। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है इसमें 99.8% डीएनए जो है माता पिता का है, और सिर्फ वो महिला जिसको जेनेटिक बीमारी नहीं थी उसका 92 मतलब 0.92% इसमें योगदान है उसके डीएनए का। यानी कि उसके जो 37 जीन से उन्हीं को सिर्फ लिया गया है और माइटोकांड्रिया में इसको मिला दिया गया है। सबसे पहले पिता का शुक्राणु यानी कि स्पर्म माँ के अंडाणु को फर्टिलाइज किया गया। प्रोसेस क्या था उसको आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले माता का अंडाणु लिया गया और पिता का शुक्राणु लिया गया। उन दोनों को बाहर फर्टिलाइज किया गया, बाहर मतलब लैब में ले जाके फर्टिलाइज किया गया और स्वस्थ महिला के एग्स यानी कि उसके अंडाणु से न्यूक्लियर जेनेटिक्स मटेरियल को निकाला गया। जो स्वस्थ महिला थी उसके अंडाणु से जो स्वस्थ जेनेटिक मटेरियल था उसको वहाँ से निकाला गया। यानी कि तीनों को अलग अलग तरीके से ले लिया गया। पहले माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया गया, फिर उसमें स्वस्थ महिला के जेनेटिक्स मटेरियल जो थे उनको मिलाया गया। तो ये हो गए। अब इसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो माता पिता के 99.8% हो गए और महिला जो थी एक्स थी उसके 37 जीन थे, 37, और इसका परसेंटेज आप यही लगा सकते हैं कि 0.92%। ठीक है, ये हो गया। फिर इसे माता पिता के फर्टिलाइज एक्स से मिलाया गया और जिससे फर्टिलाइजर एक्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पूरी हो गई। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या को पूरी कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। माइक्रोकांडिया डोनेशन को एमआरटी यानी कि माइटोकांड्रिया रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। अच्छा, आपको बता दें कि ज़्यादातर माइटोकांड्रिया जो होता है बच्चे को माता के द्वारा प्राप्त होता है। जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे को माता से प्राप्त होता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस होता है। अब इसका असर क्या होता है कि जब माता से माइटोकांड्रिया बच्चे को सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के दिल, दिमाग और उसकी मांसपेशियों पर इसका असर पड़ता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो जो भी जो नुकसानदेहक न्यूट्रिशन रहते हैं तो बच्चे के दिमाग में या बच्चे के पावर हाउस, जो बच्चे का पावर हाउस होता है माइटोकांड्रिया होता है, उसमें ये क्या होता है पड़ा रहता है। और जो बाद में बच्चा जब बड़ा होता है तो वो जेनेटिक्स बीमारी को जन्म देता है, उसको पैदा करने लगता है और बच्चा बीमार होने लगता है उस बीमारी का कोई भी इलाज होता ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो यही था पूरा मामला जो आपका सुपर बेबी से जुड़ा हुआ है। तो इसको एक बार मैं समराइज आपको करना चाहूँगा कि इंग्लैंड में दुनिया के पहले सुपर बेबी का जन्म हो चुका है और उस बेबी के 2 माँ हैं, एक पिता है, यानी कि 3 लोगों का डीएनए उसके अंदर है। आईवीएफ तकनीकी के द्वारा फर्टिलाइजर और एमडीटी इन तीनों की मदद से इसका निर्माण किया गया है और ये जो बच्चा है इसको जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक बीमारी नहीं होगी, यानी कि ला इलाज बीमारी इसको नहीं होगी, यानी कि अगर होगी भी तो उसका इलाज किया जा सकता है।
माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु लिए गए थे और जो तीसरी महिला थी उसके 37 जीन्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी और ये जो सुपर बेबी का जन्म हुआ था, आईवीएफ हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, एमडीटी हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस बटन को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी और आपके करंट अफेयर जो है आपका मजबूत होते रहेगा और दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको रूबरू होती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अधिकार भी है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।